जवाब ठीक है या नहीं है। तो पहला प्रश्न है, अनगार्डेड पुस्तक किसने लिखी है। मैंने कई महिला खिलाड़ी और उनकी पुस्तकें, लगभग 10-11 पुस्तकें आपको बताई थी। रोपनी कहाँ का लोकगीत है। आयन और आपका अमान, आयन बोले या अयान बोले, अयान बोले, अयान नाम है इनका, आयन नहीं बोले, अयान ही बोले। अयान और अमान अली बंधु यानी दो भाई हैं, किस वाद्य यंत्र से इनका संबंध है। रेले आयोग जो शिक्षा संबंधी एक आयोग था, उसका गठन कब हुआ है। और पृथ्वी की सतह पर दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो क्या बोलेंगे, अनगार्डेड पुस्तक किसने लिखी है आपका, क्या बोलेंगे, अनगार्डेड पुस्तक लिखी है आपका दोस्त, हमारा आंसर होना चाहिए मिताली राज ने। क्या बोलोगे, मिताली राज की बुक है अनगार्डेड। क्या बोलेंगे भैया, ये मिताली राज ने पुस्तक लिखी है। बहुत सारे दोस्तों का सही उत्तर मैं देख पा रहा हूँ। रोपनी कहाँ का है, लड़की रो पड़ी कब, अपने ब्याह के बाद में, मतलब वो भावनात्मक रूप से है, बस याद करने के लिए है वो। अयान और अमान अली बंधु किससे हैं, इनके पिताजी सरोद सम्राट थे अमजद अली खान। क्या बोलोगे, अमजद अली खान। और आज वही बोर्ड है जो कई दिन पहले था, जिस पर ऊपर डंडा नहीं खिंचता है लिखते टाइम। रेले आयोग का गठन कब हुआ, 1902 में हुआ आपका। और 1902 में हुआ। पृथ्वी की सतह पर दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। अब ये कौन है जो स्कोर पहले ही 5/5 लिख रहे हैं यार, एक बार देखने पूछने तो दो, स्कोर पहले ही 5/5 लिखने लग जाते हो। पृथ्वी की सतह पर कौन सा आपका, पहले ऑक्सीजन, फिर आपका सिलिकॉन, कितना आपका सिलिकॉन मिलता है आपका लगभग 27%, और फिर एल्यूमिनियम, और फिर लोहा यानी कि आयरन मिलता है आपका। ये सारे उत्तर आपको पता होने चाहिए। टारगेट गुंजन यादव देव तिवारी का स्कोर 3 है, आस्था सिंह 5 पर हैं, गुंजन आपका 4 पर हैं, निकेश भाटी 4 पर हैं, आदित्य आकाश 4 पर हैं, अरमान कोहली नवीन सर का छोटा भाई 5 पर हैं, सुमित चौधरी 4 पर, रवि रंजन 3 पर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा दोस्त, इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं, आज के प्रैक्टिस सेशन को। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रभात शर्मा असम के एक वादक थे। प्रभात शर्मा क्या वादन करते थे, घटम से, सारंगी से, या आपका तबला से, या बांसुरी से। क्या बोलोगे, बांसुरी से, ऐसे याद रख लेना। प्रभात किसका पर्यायवाची है जरा बताएं, प्रभात किसको बोलते हैं, सुबह को बोलते हैं। जो कोई सुबह को ना उठे, प्रभात में जो ना उठे, उसको बांस से उठा दो, बांस मार दो उसके, उसको उठा दो, ऐसे याद करते हैं। क्या बोलोगे, प्रभात शर्मा बांसुरी। अच्छा जी, 2021 के बच्चे कुछ वादक हैं जिनको संगीत नाटक अकादमी मिला, और ये आपकी परीक्षाओं में इस बार पूछे जाएंगे। याद कर लें इस बात को, मेरी को, मैं क्या कह रहा हूं। जैसे पहला नाम आपके सामने आएगा, संगीता शंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, संगीता शंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। दूसरा नाम आपसे पूछा जाएगा, रविंद्र यावागल का संबंध किससे है, कभी भूलने नहीं है ये नाम, रविंद्र यावागल का संबंध किससे है। और तीसरा नाम पूछा जाएगा, डी बालाकृष्णन का संबंध किससे है। क्या बोलोगे, डी बालाकृष्णन का संबंध किससे है, कैसे बोलेंगे। संगीता संग में क्या बोलेंगे, संग में शंकर जी जा रहे थे, तो क्या कर दिया, बाय बाय कर दिया। संग में शंकर जी जा रहे थे, मतलब वो संग से जा रहे थे, साथ से जा रहे थे, तो आपने क्या कर दिया, बाय बाय कर दिया। संग जा रहे थे शंकर जी, बाय बाय कर दिया, पास थोड़ी जाओगे, भस्म कर देंगे। रविंद्र यावागल, रविंद्र कह रहा या बगल में दबा के, या बगल में दबा के क्या कर दे, तो उसने बोला भैया घायल कर दूं, मार दूं, या बगल में दबा के, या यानी कि इसे बगल में दबा लो, तो क्या बोलते, उसको बनता यावागल का क्या, तबला। बल होना चाहिए, तभी तो बगल में दबा के मार पाओगे। या को बगल में दबा के कब मार पाओगे, जब बल होगा, तबला होगा, ठीक है। डी बालाकृष्णन, जितने भी बाल बच्चे हैं जो कृष्ण जी के रूप के बच्चे हैं, वो सारे कहते हैं उनसे कुछ भी काम कर लो बच्चे से, इस काम को कर लो, कहते हैं वीना, हम ना करें, वीना वीना हम ना, ठीक है। तो ये 2021 के हुए। 2020 के संगीत नाटक किस किस को मिले आपका, डालचंद शर्मा पूछे जाएंगे किस वाद्य यंत्र से, और पूछे भी जा रहे हैं अभी रिसेंट में भी, एमटीएस में पूछे गए थे। डालचंद शर्मा का संबंध किससे है, पखावज से है। डाल पे कौन बैठेगा, जिसके पंख है, डाल पे कौन बैठेगा, जिसके पंख है। कुशल दास, क्या बोलोगे, कुशल दास। भैया जब सीता जी का स्वयंवर था, तो सीता जी ने अपने लिए सितार याद रख लेना, सीता जी ने अपने लिए कुशल व्यक्ति चुने थे या नहीं चुने थे, यस और नो। अगर नौकरी नहीं लगी तो तुम भी अकुशल हो जाओगे, कुशल नहीं रहोगे, फिर तुमको कोई नहीं चुनेगा। क्या बोलोगे, कुशल दास, सीता जी ने भी कुशल चुने। M.A. सुंदर ईश्वरम, क्या बोलोगे,
M.A. सुंदर ऐश्वरम, इनका संबंध किससे है? M.A. सुंदर ऐश्वरम का संबंध है वायलिन से। और सुंदर सी ऐश्वर्या जा रही थी तो उसको भी क्या कर दिया? बाय कर दिया हाथ हिला के कि सुंदर सी ऐश्वर्या जा रही है। बोलेंगे जी फटाफट से, बोलेंगे कोई दिक्कत कोई परेशानी? सर जी मेरा भी नाम लीजिए। तुम जॉर्ज बुश हो, तुम्हारा भी नाम लिया जाए? बोलो या बराक ओबामा हो तुम, या फिर नेहरू नाम है तुम्हारा, तुम्हारा नाम लिया जाए? तुमने देश में आईआईटी की स्थापना करी है, बोले जी मेरा नाम भी ले लीजिए। इन्होंने स्वेज नहर का निर्माण कराया था भाई साहब ने। बेटा पढ़ लो पिटाई हो जाएगी। थुल्लल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? थुल्लल डांस कहाँ का है? थुल्लल क्या बोलेंगे जी? थुल्लल डांस कहाँ का है? क्या बोलोगे? केरल का, उत्तराखंड का, गुजरात का या मणिपुर का? क्या बोलेंगे? केरल का है आपका थुल्लल। और केरल में और कौन कौन सा होता है? मैंने बताया केरल की पहचान क्या? कली और अट्टम। क्या बोलोगे? कली और अट्टम। तो बोलो भैया कोलकली। बोलो जी क्या होगा भैया? एक तो कोलकली होता है यहाँ का, अट्टम से कौन सा होता है? कुडियाट्टम। क्या बोलोगे? कुडियाट्टम, बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। कुडियाट्टम नाट्य कला कहाँ की है? कथकली क्या है यहाँ का? लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य? बोलो कथकली यहाँ का लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य? सब बोलेंगे शास्त्रीय नृत्य। पल्ली कली पूछ लूं मैं आपसे, पल्ली कली कहाँ का है? तो कली कहाँ के होते हैं ये? कली 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 कली। तो आप कहेंगे भैया अट्टम तो एक दिन, अट्टम आप कह रहे हैं केरल, अट्टम एक दिन किस में आया था? तमिलनाडु में। वहां होते हैं थिल मिल सिल, तो तमिल का मिल, और थिल आपका थिल अट्टम पूछ ले तो तमिलनाडु का, ओयिल अट्टम पूछ ले क्योंकि वहां पर यिल आया, तमिलनाडु से मिला देना, यिल मिल। जानते हो इस बात को? थम्स अप करो। हाँ जी जानते हैं। अच्छा उत्तराखंड का क्या बोलोगे? छोलिया। उत्तराखंड का क्या होता है? छोलिया डांस बड़ा इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड का। और रम्मन है कहाँ का? उत्तराखंड का रम्मन, या इसको रम्माण भी बोलते हैं। कई बार एसएससी ऐसे पूछ दे, रम्माण दे देगा नाम। गुजरात से पूछ ले, गुजरात से क्या होगा? बोलो जो गया गुजरा उस पर कोई भी टिप्पणी कर देता है भैया, कोई भी टिप्पणी कर देता है, और उसको कोई बेचारे को पानी का भी नहीं पूछता जो गया गुजरा, अमीर आदमी को पूछते हैं सब। मणिपुर क्या बोलोगे? मणिपुर का थंबल चोंगवा सबसे ज्यादा छाया हुआ है पिछले दो वर्षों में एसएससी में। एक तो थंबल चोंगबा, एक आपका पुंग चोलोम। मैंने कोई एग्जाम ऐसा नहीं देखा कि जिसमें ये दोनों ना पूछे गए हों। इवन एसएससी तो छोड़ो, बीआईएसएफ जो सॉरी बीएसएफ, आपका एचसीएम और सीआईएसएफ, एचसीएम तक में प्रश्न पूछा गया आपका पुंग चोलोम कहाँ का है और थंबल चोंगबा कहाँ का है। दोनों ही मणिपुर के हैं, कभी गलती ना करें, ठीक है, मणिपुर के। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम है जो राष्ट्रीय ध्वज, यानी कि हमारा जो बच्चे आपका नेशनल फ्लैग है, और जो नेशनल फ्लैग और साथ में जो नेशनल एंथम है, इन दोनों के अनादर को, मतलब आप डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते, उस पर रोक लगाता है? वो कौन सा है? बोलेंगे एक बार। रोशन जी सही उत्तर, बहुत शानदार। अंकेश ऋषि नहीं बच्चे, मांडो गुजरात का नहीं है, मांडो मैंने बताया गोवा का है आपका। बोलो एक बार। माहिर बहुत सही उत्तर है। अपन आरडब्ल्यूए वाला छोरा एकदम सही उत्तर है। तो क्या बोलेंगे भैया? बहुत सारे दोस्तों का विकल्प सी आया और एकदम से ठीक है। राष्ट्रीय गौरव अपमान, यानी जो देश का गौरव है उसका अपमान नहीं कर सकते। ऐसी ध्वज के लिए हमने एक संहिता बनाई थी, उसको बोलते हैं आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में निम्न में से इस पशु को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था, यानी कि मैस्कॉट कौन सा बनाया गया था 2011 के गेम्स में? हाथी को, घोड़े को, शेर को, या फिर टाइगर को? तो आप कहेंगे भैया स्टम्पी हाथी 2011 में शुभंकर था। कौन था? स्टम्पी हाथी शुभंकर था। कौन? स्टम्पी हाथी था। अच्छा 2011 का विश्व कप किसने जीता है? तो आप बोलेंगे 2011 में भैया भारत विजेता है। क्या बोलोगे? भारत विनर था। और उप विजेता कौन है? क्या बोलोगे? भारत। और श्रीलंका कौन था? आपका उप विजेता था। श्रीलंका उप विजेता था। मुझे बताएंगे, एक बार प्रश्न पूछा एसएससी ने कि ये कौन सा क्रिकेट का वर्ल्ड कप था? तो क्या बोलोगे? ये 10वां संस्करण था क्रिकेट का। क्या बोलोगे? ये 10वां संस्करण था, यानी 10th एडिशन था। ये 10वें वर्ल्ड कप थे। कौन से? ये 10वें वर्ल्ड कप थे, कभी गलती नहीं करनी है। अच्छा अभी 2023 में शुभंकर किसको बनाया गया है? 2023 में जो शुभंकर बनाया गया है वो किसको बनाया गया है? आप कहेंगे पुरुष बल्लेबाज और महिला गेंदबाज की जोड़ी को।
पुरुष बल्लेबाज, और इसमें डंडा ऐसे ही खींचना पड़ेगा, हिंदी में जिसको हम सिरोरेखा कहते हैं ना, ये बड़े आराम से खींचनी पड़ेगी इस बोर्ड पर। पुरुष बल्लेबाज और आपका महिला गेंदबाज, क्या बोलोगे? महिला गेंदबाज की जोड़ी, ये याद रख लेना क्या है, महिला गेंदबाज की जोड़ी। अगर दोस्त कभी प्रश्न पूछे आपसे जो 2011 का, क्योंकि भारत ने जीता तो 2011 से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, 2011 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे, एक बार सारे दोस्त बोल दें, ठीक है? आगे आएंगे। तो 2011 में कैप्टन थे महेंद्र सिंह धोनी, और तभी से स्टेटमेंट आया मां ही मार रहा है, क्या बोलोगे? मां ही मार रहा है। ये इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे उस टाइम पर। और आपसे पूछे 2011 का जो पहला मैच है, 2011 का जो पहला मैच है वो आपका किस मैदान पर खेला गया था, तो आप कहेंगे मीरपुर में खेला गया, और मीरपुर बांग्लादेश में, क्या बोलोगे? मीरपुर बांग्लादेश में पहला मैच खेला गया था। और आपसे पूछे जो क्रिकेट का फाइनल हमने जीता श्रीलंका को हरा करके, फाइनल मैच किस मैदान पर हुआ, ये मैं आपसे उत्तर देखना चाहूंगा। तो क्या बोलोगे? फाइनल मैच हुआ था भैया वानखेड़े स्टेडियम में, क्या बोलोगे? वानखेड़े स्टेडियम में, जो कहां पर स्थित है, आपका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, ये बात याद रखेंगे। वानखेड़े मुंबई में स्थित है, कभी गलती नहीं करनी है। आगे आएंगे, नेक्स्ट है, वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्या बोलेंगे जी? बोलेंगे जी फटाफट से। वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्या बोलेंगे? 5, 7, 8 या फिर 6 होते हैं? 5 होते हैं आपका बास्केटबॉल में, याद रख लेना, मैंने बताया बास्केट में बॉल पहुंचाओगे हाथ से, तो बास्केटबॉल में 5 होते हैं। 7 किस में होते हैं? ये नेट बॉल में होते हैं, किस में होते हैं? नेट बॉल में होते हैं। और 6 होते हैं वॉलीबॉल में। मैं आपसे पूछूं भाई साहब, बेसबॉल में भी खिलाड़ियों की संख्या मैंने आपको याद कराई है, तो बेसबॉल में खिलाड़ी कितने होंगे? क्रिकेट से 2 कम, क्या बोलोगे? बेसबॉल में आपका 9 खिलाड़ी होते हैं। अच्छा, वॉलीबॉल से अगर कभी प्रश्न पूछेगा तो आपसे बड़ा अच्छा प्रश्न पूछता है इसके मैदान की लंबाई से। इसके मैदान की माप होती है 18 मीटर गुणा 9 मीटर। अब मुझे बताइए 18 मीटर इसमें लंबाई होगी या चौड़ाई, इतनी समझ रखते हैं या नहीं? तो क्या बोलेंगे भैया, मैदान 18 मीटर लंबा होगा और चौड़ाई ब्रेथ यानी कि 9 मीटर होगी, ये बात हम जानते हैं। बीच में एक नेट लगा रहता है, नेट की जो ऊंचाई है पुरुषों के लिए कितनी होती है? नेट की ऊंचाई मेल्स के लिए कितनी होती है? तो आप कहेंगे 2.43 मीटर होता है। और नेट की ऊंचाई मैं फीमेल्स के लिए पूछूं, महिला के लिए पूछूं, तो आप कहेंगे 2.24 मीटर होता है। अच्छा, बॉल का वजन मैं पूछूं तो क्या बोलोगे कि जो वॉलीबॉल की गेंद होती है, बॉल होती है, उसका वजन होता है 260 से 290 ग्राम के बीच में, 290 ग्राम के बीच में होता है। प्रश्न पूछा जाता है वॉलीबॉल ओलंपिक में कब शामिल हुआ? वॉलीबॉल ओलंपिक में कब शामिल हुआ था? तो बोलेंगे वॉलीबॉल ओलंपिक में 1964 में शामिल हुआ, 1964 में शामिल हुआ। इस पे बोर्ड पे भैया बड़ा संभल संभल के लिखना पड़ रहा है, क्या बोलेंगे? बड़ा संभल संभल के, ऐसे समझो नई सैंडल मिली हो जैसे इसको, पैन को चलने के लिए। वॉलीबॉल ओलंपिक में 1964 में शामिल हुआ, 1964 में, ये बात कभी गलत नहीं करनी है भाई साहब, ठीक है? आगे आएंगे, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की, जो ललित कलाओं के अध्ययन और प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है? क्या बोलोगे? चेन्नई में क्या स्थापित किया है? कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की। बड़े पूछे जाते हैं, जैसे मैंने आपको एक बार बताया था सृजन स्कूल किसने स्थापित किया, सारे दोस्तों का उत्तर आना चाहिए, गजब सा। तो क्या बोलेंगे? रुक्मणी देवी अरुंडेल ने स्थापित किया। और रुक्मणी देवी अरुंडेल बच्चे किससे संबंधित हैं? आपका कौन से नृत्य से ये संबंधित है? मैंने कहा रुकती नहीं है मणि, कहां पर? भारत में। प्रति व्यक्ति आय कम है ना इंडिया की, भरतनाट्यम से संबंधित है। अगर मैं आपसे पूछूं अलारमेल वल्ली का संबंध किससे है, तब भी आप कहेंगे भरतनाट्यम से है, क्या बोलेंगे? भरतनाट्यम। तो जरूरी नहीं है दोस्त परीक्षा में आपसे ये पूछ लेगा वो कि अभी कला क्षेत्र फाउंडेशन किस नृत्य से संबंधित है, तो आपको कहोगे भरतनाट्यम से संबंधित है। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किससे कहेंगे? आप बोलेंगे भैया भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से कह देंगे, भरतनाट्यम और आपका कुचिपुड़ी दोनों से कह देंगे। क्या बोलोगे? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से कह देंगे। और मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम और कथकली से, क्या बोलोगे? भरतनाट्यम और आपका कथकली से संबंधित है, क्या बोलोगे? भरतनाट्यम और कथकली से संबंधित है मृणालिनी साराभाई, कभी गलती नहीं करनी।
अच्छा, अगर मैं बात करूं रुक्मणी देवी अरुणडेल जी से क्या प्रश्न पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाता है दोस्त आपका कि रुक्मणी देवी अरुणडेल जो हैं ये राज्यसभा में नामित होने वाली पहली नर्तकी हैं। राज्यसभा जाने वाली, राज्यसभा में नामित या नॉमिनेट होने वाली जाने वाली नर्तकी हैं ये, जाने वाली नर्तकी हैं या डांसर हैं आप कह सकते हैं। 2 बार ये वहां के लिए अपॉइंट हुई थी, 1952 से 62, यानी एक बार 52 में और एक बार 56 में अपॉइंट हुई थी। और यहां पर याद रख लेना इनका पद्म भूषण भी इनको तभी मिला जब ये दूसरी बार राज्यसभा गई थी, यानी पद्म भूषण मिला इनको 1956 में। अगर कभी पूछे इनको संगीत नाटक अकादमी कब मिला, तो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको मिला 1967 में, 1967 में मिला। क्या बोलोगे? 1967 में। एनिमल वेलफेयर के लिए भी काफी काम इन्होंने किया था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आए। द मूर्स लास्ट साई उपन्यास के लेखक कौन है? द मूर्स लास्ट साई उपन्यास के लेखक कौन है? द मूर्स लास्ट साई, क्या बोलोगे जी? किरण दोषी हैं क्या? किरण दोषी बड़ी चर्चित लेखिका रही बच्चे आपका, आर्मी को लेकर के द बगल कॉल्स इन्होंने लिखी। बगल कॉल्स एक किताब थी, ए लाइफ इन इंडियन आर्मी। क्या बोलोगे? द बगल कॉल्स किसकी पुस्तक है? ये याद रख लेना, द बगल कॉल्स किसकी पुस्तक है? बगल कॉल्स यानी ए लाइफ इन, ज्यादा पेन मोटा है, ए लाइफ इन इंडियन आर्मी। क्या बोलोगे? ए लाइफ इन इंडियन आर्मी इनकी बड़ी चर्चित पुस्तक है देश में, ठीक है। और सलमान रश्दी की है द मूर्स लास्ट साई। जॉन की एक इंपोर्टेंट लेखक हैं दोस्त आपका, किसके लिए? पोर्ट्रेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। क्या बोलोगे? पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट समझते हो, जो स्वयं का एक चित्र होता, पोर्ट्रेट ऑफ पीएम, ऐसे याद रख लो, पोर्ट्रेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये जॉनकी की पुस्तक है। वीएस नायपाल की पुस्तक आप मुझे बताएं, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। क्या बोलोगे? ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास किसकी बुक है? तो आप कहेंगे ये भैया जी वीएस नायपाल की बुक है। और आपका ए बैंड इन द रिवर, क्या बोलोगे? ए बैंड इन द रिवर, ए बैंड इन द रिवर किसकी पुस्तक है? वीएस नायपाल की पुस्तक है। इस बार आप देखोगे एसएससी सीपीओ, किस किस ने दिया सीपीओ, एक बार थम्स अप करें। आप में से कुछ ग्रेजुएट बच्चे होंगे जो सीपीओ दे करके आए होंगे, तो उन्होंने देखा होगा, बड़ी अच्छी किताबें इस बार पूछी गई। सलमान रश्दी की अगर हम बात करते हैं, द सैटनिक वर्सेज, क्या बोलोगे? द सैटनिक वर्सेज किसकी पुस्तक है? क्या बोलोगे? सैटनिक वर्सेज ये सलमान रश्दी की पुस्तक है। और आपका दूसरी आपका विक्ट्री सिटी, क्या बोलोगे? विक्ट्री सिटी किसकी पुस्तक है? इन्हीं की पुस्तक है विक्ट्री सिटी। द गोल्डन हाउस किसकी बुक है? क्या बोलोगे? द गोल्डन हाउस किसकी बुक है? वो इन्हीं की पुस्तक है। और द जगुआर स्माइल, क्या बोलोगे? द जगुआर स्माइल, कुड़ी कहती बेबी पहले जगुआर ले लो। क्या बोलोगे? द जगुआर स्माइल, जगुआर स्माइल किसकी पुस्तक है? वो आपका सलमान रश्दी की पुस्तक। बोलेंगे जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या बोलोगे? द गोल्डन हाउस और द जगुआर स्माइल ये किसकी है? सलमान रश्दी की है। मिडनाइट चिल्ड्रन सारे बच्चे जानते होंगे, कई बार बता चुका हूं। हॉकी के खेल के दौरान किसी उल्लंघन यानी कि कोई ऑफेंस हो गया अगर खिलाड़ी से, तो यदि किसी खिलाड़ी को पीला कार्ड दिखाया जाता है तो उसे रिक्त स्थान के लिए पिच से बाहर भेज दिया जाएगा। कितनी देर के लिए बाहर भेज दिया जाएगा? यहां पर क्या होता है, एक ग्रीन कार्ड होता है हॉकी में। ग्रीन कार्ड होता है माइनर ऑफेंस के लिए, यानी कि मामूली अपराध के लिए। किसके लिए? माइनर ऑफेंस के लिए, यानी कि कोई मामूली अपराध है। मामूली अपराध कैसे होता है? एक खिलाड़ी गोल करने के लिए जा रहा है और छोटा मोटा कुछ अटका दिया उसके पैर वैर में, खिलाड़ी गिर गया, बहुत हल्की सी उसको मतलब से एकदम से गिर गया, चोट वोट नहीं आई है, इंजरी नहीं हुई है, घायल नहीं हुआ है, तो ग्रीन कार्ड। अच्छा, फिर से ऐसा होता है तो ग्रीन कार्ड, 2 ग्रीन कार्ड मिलते ही फिर वो कार्ड बन जाता है येलो। और येलो में होती है चेतावनी, जो बड़े अपराध के लिए होती है। तो येलो कार्ड अगर किसी खिलाड़ी को मिला है तो 5 मिनट के लिए कम से कम बाहर भेजा जाएगा। और रेफरी चाहे तो इससे ज्यादा देर के लिए भी भेज सकता है, लेकिन कम से कम 5 मिनट के लिए तो भेजेगा, ये श्योर है। ग्रीन कार्ड अगर मिला है तो 2 मिनट के लिए बाहर जाएगा। ग्रीन पर कितनी देर के लिए? 2 मिनट के लिए। और अगर 2 बार उस खिलाड़ी को येलो, एक प्रश्न पूछा था एसएससी ने आपका सीपीओ परीक्षा पिछली वाली में, उसने पूछा था कि अगर यदि खिलाड़ी को रेड कार्ड दे दिया जाता है तो इसका मतलब है उसे मिले पीले कार्ड की संख्या कितनी हो चुकी है? 1 2 3 4।
तो 2 येलो कार्ड होने पर क्या होता है, रेड कार्ड होता है। तो क्या बोलोगे, रेड कार्ड कितने कार्ड दिया जाएगा आपको, रेड कार्ड मतलब 2 बार येलो कार्ड मिल गया, इसका अर्थ ही हो गया ये आपका रेड कार्ड। समझे बात को, एक बार थम्स अप करें, कोई दिक्कत, बहुत शानदार। गुरुजी मैं पूरी कोशिश करता हूं लेकिन जीएस को भूल जाता हूं। दोस्त मैंने हमेशा अपने साथियों को एक बताया है, आज आपको भी बता देता हूं। पुराने छात्रों ने बहुत इसको सराहा है और इसका कोई नाम नहीं था, कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है, बस मैंने इसको नाम दे दिया स्कैन टेक्निक। क्या ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, स्कैन टेक्निक नामक मुद्दा, बस ऐसे समझो मैंने इसको नाम दे दिया। स्कैन टेक्निक जीएस को लंबे समय तक कैसे याद करें उसकी एक टेक्निक है, शायद आप अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो इन फ्यूचर आप जब मुझसे कभी मिलने आओ सिलेक्शन लेके तो बोलना भैया स्कैन टेक्निक सच में फायदेमंद रही या नहीं रही। बहुत सारे दोस्त इसको इस्तेमाल करते होंगे, पुराने साथी हर बैच में मैं बताता हूँ, आज आपको भी बताता हूँ। स्कैन टेक्निक का मतलब है, एक प्रश्न में मैंने जैसे पहले प्रश्न में लिखा था सन 2011 में स्टंपी हाथी रहा, 2011 में महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे और आपका पहला मैच जो हुआ आपका वो हुआ था मीरपुर बांग्लादेश में। फाइनल मैच हुआ 2 अप्रैल 2011 को वानखेड़े स्टेडियम में, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। गौतम गंभीर ने भी अच्छा प्ले किया था, उन्होंने भी 97 रन बनाए थे और भी बहुत सारी घटनाएं, हमने श्रीलंका को हराया। तो जो आप पढ़ लो उसको एक बार आंख बंद करके बोलना है। क्या करना है, जो आपने पढ़ा ऐसे पूरा पेज नहीं, एक आर्टिकल आपने पढ़ा एक पर्सन के बारे में, उसको आंख बंद करिए और मेमोराइज करिए। मेरे दोस्त अगर आपने आंख बंद करके मेमोराइज कर लिया तो आप कभी नहीं भूल, ये बात है, ये बात याद रखनी है। तो एक बार थम्स अप कर दो कि भैया हम स्कैन टेक्निक को जरूर इस्तेमाल करेंगे। और स्कैन टेक्निक बच्चे जीएस नहीं, किसी भी मेमोरी को जो आप पढ़ते हैं, आप किसी घटना को यदि पढ़ें तो एक बार विचारें। ये आप पॉलिटी में इस्तेमाल कीजिए, आप हिस्ट्री में, किसी जब हिस्ट्री में आप एक नोट्स बना लो तो सोचना कि आप कोई युद्ध पढ़े, बक्सर के युद्ध का क्या पृष्ठभूमि था, कैसे कैसे उसमें हुआ, एक बार मेमोराइज करना, यही स्कैन टेक्निक है। और आप देखेंगे इस स्कैन टेक्निक का एक अभूतपूर्व फायदा होता आया है छात्रों को और होता रहेगा। तो आप करना इसका इस्तेमाल, ठीक है।